चलिए ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितनी वर्ष पूर्व जो है मानी जाती है? ऑप्शन है 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20 बिलियन जो है वर्ष पूर्व। बताइए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं सही। तो कितना होगा इसका? ये इसका आंसर होगा 200 बिलियन वर्ष पूर्व होगा इसका आंसर। यानी कि जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व होगा। 20 करोड़ बिलियन में पहुंच जाएगा तो पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन किन को गैसों के संघनित होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है हाइड्रोजन या फ्लोरीन, हाइड्रोजन या हीलियम, या क्लोरीन या मैग्नीशियम। हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, हाइड्रोजन और हीलियम जब संलयन करता है तो आकाशगंगा का निर्माण होता है, या फिर स्टार कहे कि तारों का जो है निर्माण होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में पृथ्वी की उत्पत्ति जो है हुई है। यानी कि आकाशगंगा को हम लोग दूध मेखला के नाम से भी जानते हैं। इसकी कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति जो है कब हुई थी? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन है 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जिसकी उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है किस प्रकार से? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, महाविस्फोट के कारण। महाविस्फोट के कारण। बिल्कुल सही है, महाविस्फोट के कारण बिग बैंग सिद्धांत हम जानते हैं। जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ जैसे कि अपघटित हो गया या कोई सड़े हुए पदार्थ से हुआ है, इसका खंडन जो है, इस सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है लैमार्क, मिलर, या लुईस पास्चर। इनमें से कोई नहीं। लुईस पास्चर। बिल्कुल सही है, लुईस पास्चर इसका जो है इस नियम को खंडित किया था। प्रकृतिवाद या रासायनिक जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है स्टेनले मिलर, जेबीसी हेल्डेन, या एआई ओपेरिन। इसमें दोनों ऑप्शन होगा, एआई ओपेरिन और जेबीसी हैंडल होगा। अच्छा। दोनों इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है मृत जंतुओं एवं पादपों के परिरक्षित अवशेष जिसमें उनके संरचना का ज्ञान होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है रेडियोधर्मी, जीवाश्म, या अपसरण। जीवाश्म ही होगा। बिल्कुल सही है, जीवाश्म है। नेक्स्ट है निम्न में से जीवाश्मों के प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 2 प्रकार के? 5 प्रकार। ठीक है, 5 प्रकार का उत्तर सही है। नेक्स्ट है पत्तियां या कीटों के पंख तथा जैली मछलियां, ये सब जीवाश्म होते हैं। किस प्रकार का जीवाश्म होगा? तो ऑप्शन है पत्थर से बने जीवाश्म, ढांचे वाले जीवाश्म, या मृदुल जीवाश्म होता है। पत्थर वाले जीवाश्म। ये इसका उत्तर होगा ढांचे वाले जीवाश्म में ये सब आता है। जीवों की शारीरिक संरचना एवं आकार का तुलनात्मक अध्ययन निम्न में से निम्न प्रकार से के अंग से आते हैं। यानी कि जो जीवों की जो शारीरिक संरचना है, उसका जो बनावट है, उसका आकार है, वो किस रूप में आता है? समजात, अवशेषी, या समावृत्ति, या इनमें से सभी? समजात। इसमें जो है इसमें सभी आ जाएगा। समजात भी होता है, अवशेषी अंग भी होता है, समवृत्ति अंग भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कीटों के पंख बने होते हैं, किससे बनता है? कंकाल से, त्वचा से, काइटिन से, या सभी से? काइटिन से। बिल्कुल सही है। कीटों के पंख जो होता है वो काइटिन से बना होता है। ठीक है। संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है, परंतु उसका कार्य जो है अलग अलग होता है। उसको हम क्या कहेंगे? समवृत्ति कहेंगे, समजात कहेंगे, या समरूप कहेंगे, या अवशेषी कहेंगे? समजात। बिल्कुल सही है, उस समजात में आता है जो कि संरचना बनावट उसका एक जैसा होगा, लेकिन उसका कार्य जो है अलग अलग होगा, उसको समजात कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि आप किसी जीव का जो है ना आप ले सकते हैं कि जैसे चमगादड़ का पंख हो गया तो वो जो है अलग उसका कार्य होता है। पक्षी का पंख हो गया तो उसका अलग उड़ने का काम आता है। तो इसका बनावट जो है एक होता है, लेकिन इसका काम अलग अलग होता है। नेक्स्ट है अपरास्तनी तथा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसका किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास, अनुकूली अपसरण। अनुकूली विकिरण। इसका उत्तर होगा अभिसारी विकास होगा। ठीक है, अभिसारी विकास होगा। नेक्स्ट है लैमार्क एक वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी, फ्रांस के थे, या स्वीडन के थे, या रूस के? फ्रांस के थे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लैमार्कवाद की कितनी अवधारणाएं हैं? लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में कितनी प्रकार की अवधारणाएं दी है? 2 प्रकार का। बिल्कुल सही है, 2 प्रकार का। एक नौ लैमार्कवाद, एगो लैमार्कवाद। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कीवी जो पक्षी होता है उसका पंख जो होता है वो किस प्रकार के उदाहरण है?
जीवधारी हो गया, समरूप हो गया, या अवशेषी हो गया, या इसमें सभी है? इनमें सभी। कीवी जो कि पक्षी जो कि पंख होता है वो अवशेषी अंग में आता है। अवशेषी अंग जो कि उसका महत्व होता है लेकिन उसको कोई काम के नहीं होता है, उसी को अवशेषी अंग होता है, यानी कि वो जो है अंग जो होता है एक्स्ट्रा होता है। ये जो कीवी पक्षी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जीव के संभावित समय काल विधि से ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? तो यूरेनियम 235, रेडियोधर्मिक डेटिंग, या इनमें से कोई नहीं? रेडियोधर्मिक डेटिंग बिल्कुल सही है, रेडियोधर्मिक डेटिंग विधि से इसको ज्ञात करते हैं। जनसंख्या बढ़ने पर पौधों और जीवों में संघर्ष होता है। यह किसके द्वारा बताया गया था? डिसेंट के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, अरस्तू के द्वारा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही है। एक सीप अपने जन्म काल में लगभग कितना अंडा देती है? 2.5 करोड़, 10 लाख, या 2.5 लाख? 10 लाख। 10 लाख। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है जन्म काल, यानी जन्म कि काल उसको जो प्रजनन करने की क्षमता के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कहा है? तो ऑप्शन है डार्विन, माल्थस, या हर्बर्ट स्पेंसर ने? माल्थस। यहाँ पे जो इसका उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। माल्थस जो है वो उसकी जनसंख्या के ऊपर जो उसका दिया था। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं आदि कपि का लगभग वर्ष पूर्व कितना इसका उद्भव हुआ था? ऑप्शन है 400 लाख वर्ष, 400 मिलियन वर्ष पूर्व, या दोनों? 400 मिलियन वर्ष पूर्व। दोनों इसका उत्तर होगा, क्योंकि 400 लाख वर्ष और 400 मिलियन वर्ष दोनों का एक ही होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है डार्विन, लिनियस, या मैक्स मूलर? लिनियस के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है मियोसीन काल के, ओलिगोसीन काल के, या प्लीसोयुगीन काल के, या ए और सी? मियोसीन काल का। यहाँ पे मियोसीन काल और प्लियोसीन काल दोनों इसका जो है दोनों होगा ना? हाँ, इस जीवाश्म जो पाया गया था अफ्रीका और यूरोप एशिया में, ये दोनों काल में पाया गया था। अच्छा। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क के औसत कपाल की क्षमता कितनी होती है? 1300 से 1500 सेंटीमीटर क्यूब, या 1500 से 2100 सेंटीमीटर क्यूब, या दोनों? 1300 से 1500 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है, 1300 से 1500 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में इसके कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। नेक्स्ट है अकारिकी का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है जड़, बीज, तना, या एक से अधिक? एक से अधिक। बिल्कुल सही है, जड़, बीज और तना, एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है जड़ों के विशिष्ट लक्षण क्या है? ऑप्शन है ऊपर की ओर प्रतिकर्षण करना, या जड़ें जो है प्रकाश से दूर? जड़ें प्रकाश से दूर जाना। बिल्कुल सही है, जड़ें जो है प्रकाश से दूर। नेक्स्ट है अवस्तंभ या जटा जड़े का इसका किसका उदाहरण है? ऑप्शन है मक्का के, गन्ना के, या पैंडेस के, या सभी के? सभी के। इनमें सभी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जड़ों का रंग भूरा होता है किसके कारण से? वाष्पोत्सर्जन के कारण से, पैंडेस के कारण से, या पर्णहरिम के कारण से? पर्णहरिम के कारण से। बिल्कुल सही है, पर्णहरिम के कारण से होता है। अपस्थनिक जड़ें जिनके उदाहरण है? ऑप्शन है अंगूर, गेहूं, चना? अंगूर। गेहूं बिल्कुल सही है। उपवायवीय तने निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है पुदीना, तना, या घास? पुदीना। घास बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, विसरण के द्वारा, या पत्तियों के रंध्र के द्वारा, या क्लोरोफिल के द्वारा? पत्तियों के रंध्र के द्वारा। पत्तियों के रंध्र के द्वारा जो है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है रंध्र के द्वारा, उसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन या गैस का जो है आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है कीटों को अपनी ओर आकर्षित निम्न में से कौन करता है? दलपुंज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पुंकेसर में कुल कितने भाग होते हैं? 3, 5, 4, या 2? 4। पुंकेसर में 3 होते हैं। 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्न में से पुंकेसर का भाग है कौन है? एक जयांग होता है, वहाँ दिया हुआ इनमें सभी। नेक्स्ट है निम्न में से पुंकेसर का भाग है कौन है? परागकोश है, योजी है, या एक से अधिक है? एक से अधिक बिल्कुल सही है। योजी, परागकण सब होगा ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अंडक का भाग नहीं है? अंडाशय,
वर्तिकाग्र, रंध्र या वर्तिका? रंध्र। रंध्र बिल्कुल सही है, क्योंकि अंडक का भाग इसमें अंडाशय भी आता है, वर्तिकाग्र भी होता है और वर्तिका भी होता है। रंध्र जो होता है ये पत्ती वाला भाग आ गया, पत्ती के जो ऊपर छोटे छोटे छिद्र होता है वही। पादप वाला में आ गई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन असीमाक्षी पुष्प क्रम का उदाहरण है? लौकी, सरसों, रंध्र? सरसों। सरसों। सरसों बिल्कुल सही है। शहतूत हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, तीनों तो आता है सत्य फल का। हाँ सत्य फल में। अरे कहने का मतलब कि किसी ना हवा से ना पानी से किसी से ट्रांसमिशन नहीं होता है, खुद के में अथी रखता है। जैसे कि इसका निषेचन, बाकी जो फल है उस सब का निषेचन जो है हवा के अंडाशय में द्वारा, होता है, हाँ, अंडाशय में होता है, लेकिन इसका जो निषेचन होता है वो पुष्पासन में होता है, इसीलिए जो है अंडाशय असत्य से फल नीचे आ जाता है। इसीलिए फूट के। है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, एक परिपक्व निषेचित बीजांड क्या कहलाते हैं? बीज कहलाते हैं। बीज कहलाते हैं बिल्कुल सही है। बीजांड से ही फल बीज के अंदर प्रवेश करता है, उसको क्या कहते हैं? बीजांड बीजांड द्वार। बीजांड द्वार बिल्कुल सही है। बीजांड से के द्वारा ही होता है। हाँ नेक्स्ट है, पादप अवशोषित किए हुए जल का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? 3 से 10%, 5 से 20%, 5 से 10%? 5 से 10%। 5 से 10%। ठीक है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? स्वतः अवशोषित करना, विसरण या जल वाष्प उड़ जाना? फिर से क्वेश्चन बोलिए। पादपों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? स्वतः अवशोषित होना, विसरण होना या जल वाष्प उड़ जाना? जल वाष्प उड़ जाना। ठीक है बिल्कुल सही है। मक्के के दाने की खोज कब हुआ था? 1960, 1963, 1962? 1963। 1962 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मक्के के दाने का नाम क्या है? काइनेटिन है, जियाटिन है या दोनों है? काइटिन और जेटिन दोनों। जियाटिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके छिड़काव से पत्तियां शीघ्र जो है गिर जाती है? इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या एब्सिसिकम? एब्सिसिक अम्ल के छिड़काव से सारा पत्तियां जो है गिर जाती है। बिल्कुल सही है, एब्सिसिकम होगा। नेक्स्ट है, इथाइलिन को पादप जगत में क्या कहते हैं? गैसीय हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन या दोनों? गैसीय हार्मोन। गैसीय हार्मोन, ठीक है। तना किसका उदाहरण है? अदरक, आलू, शकरकंद या एक से अधिक? ठीक है, अदरक, आलू और शकरकंद तीनों जो है तीनों जड़ का तना का है। नेक्स्ट है कि केला, संतरा, चमेली यह आदि पद्धति है किसका है? प्रवर्धन का है, पुष्पन का है या अनुप्रस्थ वृद्धि का है? अनुप्रस्थ वृद्धि का। ये इसका जो है प्रवर्धन का है, इसका वृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट है, मिलर ने तथा उनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम खमीर और फूफंद के डीएनए से प्राप्त किया, इसका क्या नाम था? जियाटिन, लेथम, काइनेटिन या सभी? जियाटिन। काइनेटिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न या अशुद्ध जाति के तने को तिरछा काट लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कंद तथा कलम, स्कंद या दोनों? स्कंद, ठीक है। नेक्स्ट है, परागन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या कोई नहीं? परागन होता है 4 प्रकार का ना। परागन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, परपरागन, स्वपरागन। बिल्कुल सही है। परपरागन, स्वपरागन। नेक्स्ट है, जनन केंद्र और इसके चारों ओर के जीव द्रव को क्या कहेंगे? कोशिका, लसिका या जनन कोशिका? जनन कोशिका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पादप में वातावरण के प्रभाव से या आंतरिक उद्दीपन से संपूर्ण शरीर का कोई अंग अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, उसको क्या कहेंगे? उष्मा, गति या इनमें से कोई नहीं? गति, बिल्कुल सही है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1906, 1907 या 1905? 1905, ठीक है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन ये किसका उदाहरण है? पादप हार्मोन का, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का या वृद्धि निरोधक हार्मोन का? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, ठीक है। ऑक्सिन शीर्ष कलिका में उपस्थित होता है तथा उसको वृद्धि के लिए प्रेरित करता है, उसको क्या कहेंगे? अभिप्रमुखता शीर्ष, प्रभाविता शीर्ष या प्रमुखता शीर्ष? इसको जो है प्रमुखता शीर्ष कहेंगे, ठीक है। प्रमुखता शीर्ष कहते हैं ना। नेक्स्ट है,
फल बनने में निषेचन का प्रयोग न होने के कारण इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन फल, अनिकस फल या अनिषेक फलन? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन बिल्कुल सही है। कुरुशोवा ने वर्ष 1962 में धान के खेत में किया था, तो क्या जिब्रेलिन जीए या दोनों? दोनों बिल्कुल सही है। यह हार्मोन्स अनुवांशिक बौने पौधे के दीर्घीकरण में सहायक होता है, उसको क्या कहेंगे? मटर, धान, मक्का या दोनों? ए और सी? ए और सी। मक्का दोनों होगा। ठीक है। तने का लंबाई में बढ़ना क्या कहलाता है? लेथम, जियाटिन, बोल्टिंग या सभी? बोल्टिंग बिल्कुल सही है। वर्ष 1952 में जीवाणु भोजी विषाणु द्वारा परागण प्रयोग कर डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पुनः सत्यापित किया था। हर्ष ने, चेस ने या हर्ष एवं चेस सभी ने? सभी ने। दोनों ने किया था। ठीक है। मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, 46 गुणसूत्र या 46 जोड़ी? इनमें से दोनों? 23 जोड़ी होगा और गुणसूत्र की संख्या क्या है? 46 होगा, दोनों होगा। ठीक है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के निर्भर करता है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक या कोई नहीं? शुक्राणु पर निर्भर करता है। ठीक है। मानव जीनोम परियोजना का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? रोग निषेचन, जीर्णता निरोधन, जीन उपचार या इनमें सभी? जीन उपचार। इसमें से सभी होगा। ठीक है। अच्छा, जीन उपचार भी होगा और रोग के लिए भी होगा। रोग निरोधक भी होगा और जीर्णता निरोधन भी होगा। ठीक है। मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव से उद्देश्य रहा है। वैज्ञानिकों का, मानव का या दोनों का? वैज्ञानिकों का। ठीक है। mRNA पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का त्रिक समूह होता है जिसे कहते हैं कोडॉन, कोंडा या कोडिड? कोडॉन। ठीक है। mRNA के आधार पर कूट को पढ़कर tRNA अमीनो अम्ल को rRNA पर लाता है, तो इस श्रृंखला का निर्माण होता है पॉलीपेप्टाइड या न्यूक्लियोपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड में होता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए। सर्वाधिक बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में बिलियन क्षार सम्मिलित होता है? 4.2, 2.4 या 1.4? 2.4। चलिए, हो गया खत्म। देश का पहला फ्रेट विलेज जिसको कहते हैं माल भाड़ा गांव, कौन सा कहाँ है? जैसे ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, गोवा, वाराणसी। चेन्नई नहीं, इसका होगा आंसर वाराणसी। वाराणसी में क्या कैसे है? कह रहा माल भाड़ा गांव कह रहा है इसमें। माल भाड़ा गांव आपको ऑप्शन बी बता रहा है, यानी वाराणसी में ही है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से लव अयस्क सर्वोत्तम गुण वाला तत्व कौन सा? मैग्नेटाइट। ठीक है। अब भारत का विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सा योजना है? मेक इन इंडिया होगा। क्योंकि कह रहा है विनिर्माण, जब कोई भी क्षेत्र के लिए यानी भारत मतलब के उत्पत्ति यानी उसको क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए विनिर्माण उसी को कहते हैं। ऑप्शन एक ही मेक इन इंडिया है। कह रहा है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया मेक इन इंडिया? 2014 में किया गया था। 2014 में नहीं होगा, 15 में होगा। 2014 में हुआ था। 15 में है। इसका शुरुआत मेक इन इंडिया का शुरुआत जो हुआ है 2015 में किया गया था। योजना आया था 2014 में आया था 2014 में। लेकिन इसका जो शुरुआत मतलब कार्य करने की जो उपलब्धता हुआ था 2015 में हुआ था। तो ये भी पूछता है कि योजना जो आया भारत का मेक इन इंडिया, उसका लोगो क्या है? शेर। अच्छा। शेर का चिन्ह जो है उसका लोगो है। सही बात है। शेर का जो देखते हैं मेक इन इंडिया, शेर का बना के और कंट्रक्शन घड़ी ने काटा के घड़ी जैसा बना के लगा हुआ था, तो इसीलिए मेक इन इंडिया मतलब यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो तकनीकी रूप से उसको भारत में ठीक करना है, ना कि
अब हर व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट जो काम करता था सीट यानी वर्क जो करता था पेपर पे, वो अब डिजिटल के माध्यम से काम करने के लिए कहा है, इसलिए मेक इन इंडिया इसका नाम रखा गया है। इसका कारण असंगठित क्षेत्र में छोटे कारोबारों के लिए वित्तीय कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा इस मुद्रा के तहत। बोला गया 18 से 40 वर्ष की आयु के जो बुजुर्ग रहेगा उसको पेंशन की उपलब्धि भी इस योजना के तहत कराया जाएगा। कौन सा योजना? अटल पेंशन योजना। 40 से 18 वर्ष की आयु के लिए अटल पेंशन की योजना के लिए शुरू की गई। उसका शुरुआत कब हुआ था? 9 मई 2015 को शुरू किया गया। पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब किया गया? 2015 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी और जो स्वदेशी कर्मी है उसको भारत में विनिर्माण के लिए बदल दिया गया। इसका पूरा मुद्रा का पूरा नाम क्या है? मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी ये एक मुद्रा है जो एक एजेंसी की तरह काम करती है। अगला कहाँ गया जी? अच्छा, पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो नोवा आपको लाइबेरिया का पोर्टो नोवा बेनिन का राजधानी है। पोर्टो नोवा में कहना है कि पोर्टो नोवा बेनिन की राजधानी, बेनिन एक देश है उसका राजधानी पोर्टो नोवा है। लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है? मोनोरोविया। और अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा। और जिब्रेलिल की राजधानी कहाँ है? गैबन की राजधानी। और बेनिन की मुद्रा जो है CFA, एक फ्रेंच मुद्रा है, यानी कहने का मतलब फ्रेंच है लेकिन फ्रेंच मुद्रा होता है। अच्छा फ्रांस के द्वारा होता है। बेनिन जो है ना यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री है क्या? अच्छा, बेनी टाटी सब। अच्छा, मालदीव की मुद्रा क्या है? क्वाचा। और लीबिया की राजधानी कहाँ है? लीबिया किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। मलावी था, मलावी लिखल है, ये मलावी न है। सॉरी ओहो, हम इसको पढ़ दिए। मलावी ना, मालदीव पढ़ दिए। अच्छा, हम मालदीव पढ़ दिए, सॉरी गलती हो गया। अच्छा, ये बनाए हैं वी आर डिस्प्लेड, पुस्तक लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफ की पुस्तक है, जो मलाला यूसुफ का एक पुरस्कार भी मिला है, शांति का पुरस्कार। कब मिला था? मलाला यूसुफ कब मिला था? 2014 में मिला था। अच्छा, मलाला यूसुफ, हाँ, पाकिस्तान की थी, जो पाकिस्तान की पढ़ने के लिए। क्यों मिला था? क्योंकि उसको पाकिस्तान में जितना सुविधा नहीं मिल रहा था वो इंडिया में रह के फिर स्वतंत्र रूप से एक सामाजिक तौर पे अच्छे काम भी किया वो, तभी जो उसको शांति का पुरस्कार मिला था उसको 14 में, मलाला यूसुफ को। अब आ जाते हैं, ये भी नहीं बोला जापान। लेकिन मलाला यूसुफ अभी इंडिया में नहीं रहती है। कहाँ रहती है? दूसरा जगह है कहीं क्या, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं रहता होगा। जहाँ भी है मतलब इंडिया से कहीं और गया होगा कुछ और ही काम के लिए, लेकिन हाँ इंडिया कहीं द्वारा उसको, यानी जो पाकिस्तान से आए हुए वहाँ से भाग कर इंडिया में रहे तो उसको जो अही भी होगा वो इंडिया के ही नाम पे जाती है। अब उसको भले वो अथी करती होगी ना, इंडिया का वो विरोध कर रही थी इधर जब पाकिस्तान में कश्मीर को अथी हो रहा था। अच्छा, कि मतलब ये जो भी है वो मुद्दा अपना है। देखिए, हम लोग इंटरफेरेंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब इंटरनेशनल मुद्दा है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो सब सही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग आम आदमी का काम है कि हम लोग क्या सही है क्या राइट हो, तो उसका जो हम लोग लड़ते मानते हैं उस बात की, इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन वो हमको वो सब मैटर नहीं है। बट मैटर है कि वहाँ पे जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल है, दी हेग है, सब जो न्यायालय है, मुद्दा तो है बट वो हम लोग लड़ने के मकसद से नहीं रहते हैं। छोड़े ये सब। जापान का कौन सा बंदरगाह जो है रेशे के लिए उपलब्ध है? रेशम बंदरगाह के लिए उपलब्ध जाना जाता है। तो योकोहामा एक बंदरगाह है, वो रेशम के लिए जाने जाते हैं। योकोहामा
योकोहामा बंदरगाह, हाँ, जापान के योकोहामा बंदरगाह जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं, योकोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। पूछेगा टोक्यो, टोक्यो राजधानी किसका है? जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि हेंसू द्वीप पे बसा हुआ है। ओसाका को क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और नागासाकी पर 9 अगस्त को 1945 को फाइटमैन गिराया गया था, और 6 अगस्त को लिटिल मैन गिराया था। और नगोया के नाम से, नगोया को जापान को क्या कहते हैं? डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट सिटी कहा जाता है। यानी पूछेगा आपको नगोया के नाम से जापान को क्या कहते हैं? डेट्राइट। डेट्राइट वहाँ पे थी कार वगैरह का निर्माण होता है। होता है, कार वगैरह का निर्माण होता है। कार का होता है ना। हाँ, थी जो था ओसाका जो हुआ वो क्या थी था? जापान के ओसाका क्या किस चीज के लिए था? ओसाका तो ऑलरेडी जापान का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर मतलब जहाँ पे कपड़ों का जो है ना व्यापार होता है। जिसे कहता है ना, हम दक्षिण का मैनचेस्टर हम लोग का है ना, कोयम्बटूर है। उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर हो गया। हाँ, ऐसे ही करके है ना। पश्चिम के अहमदाबाद में है। हाँ, तो भारत में भी मैनचेस्टर उसी तरह से कहीं न कुछ उसका वहाँ पे उपलब्ध अति किया जा रहा है, कपड़ा के लिए होता है। मैनचेस्टर जो होता है जहाँ पे वो कपड़ा के लिए होता है। कोई भी रहेगा तो मैनचेस्टर रहेगा तो कपड़ा क्यों होगा? हाँ, कपड़ा के लिए। अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाँ, वहाँ एक अथी है, नेवी का कमांड है विशाखापट्टनम। कि सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए है विशाखापट्टनम में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो बनाया गया है थी, तो ये जो है पहाड़ के अंदर जो गुफा में बनाया गया है। पहाड़ के अंदर एक गुफा की तरह जो है इसका जो है बंदरगाह बनाया गया है। इसका बंदरगाह? हाँ, विशाखापट्टनम में। इसीलिए भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह ये माना जाता है। सुरक्षित बंदरगाह भी है, और बट वहाँ पे जो नेवल एकेडमी जो होता है नेवी का, वहाँ एक कमांड है। पूर्वी कमांड उसको भी पूर्वी कमांड की दक्षिणी कमांड कहते हैं। नहीं, पूर्वी नहीं होगा। दक्षिणी पूर्वी कमांड, हाँ सही है, पूर्वी तट पे नहीं जी, पूर्वी कमांड होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पे स्थित है, यह गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षित बंदरगाह है। हाँ, इसे डॉल्फिन नोज, यानी इस बंदरगाह के निकट जो है डॉल्फिन नोज के नाम से भी पहाड़ी होने के कारण हवा में सुरक्षित। डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है वहाँ पे। अच्छा। तो डॉल्फिन जैसे कि नोज है, तो जैसे कि डॉल्फिन मछली जो होता है नाक की तरह, हाँ, तो उसका जैसे नाक होता है, उसी के कारण पहाड़ी है। तो उसी को पहाड़ी को खोद करके एक सुरंग बनाया गया है, जिसमें हमारा जो क्या है बंदरगाह है। अब इसमें सुरक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण होता है। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। अच्छा, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? पिछले बार बताए थे कि भारत के जो दक्षिणी तट है और श्रीलंका के जो क्षेत्र है, दोनों के बीच का एरिया जो है जो मन्नार की खाड़ी, यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्र और श्रीलंका के जो श्रीलंका और भारत के दक्षिणी क्षेत्र के बीच में जो है वही मन्नार की खाड़ी है। अच्छा, यह एक छिछला बंदरगाह जो बड़े जहाज के लिए मुख्य तट है। कुछ दूरी पर जाने से पहले उसको कुछ दूरी पहले ही रोक दिया जाता है। ठीक है। प्रायद्वीप बंदरगाह को ही झारखंड और उड़ीसा का लोहा जापान का नहीं आता, नहीं जो झारखंड में जो है, उड़ीसा में जो है पारादीप बंदरगाह है जो जापान को निर्यातक किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। हाँ, जैसे कि जो पारादीप बंदरगाह है ना, वहाँ से उस बंदरगाह के थ्रू जो झारखंड में हो गया, उड़ीसा में हो गया, लौह जो उत्पादन होता है, इसका निर्यात किया जाता है जापान में। ये आपको पता चल गया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय घोषित किया? ईर्षा निंदा को जो दंडनीय अपराध किया था। ईर्षा निंदा है क्या? अच्छा, जहांगीर होगा 33 का 34 सही है। ईर्षा निंदा को
दंडनीय अपराध मतलब घोषित किया गया था। वो ईसा निंदा का तात्पर्य मतलब होता है ईश्वर का निंदा करना। हाँ, भगवान की निंदा यानी करना। भगवान को निंदा किए थे, तो इसीलिए जहांगीर ने उसको अथी किया था, हाँ, एक दंड दिया था। कार्य किया है कि अगर आप जो कोई भी व्यक्ति जो है ना भगवान भगवान की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं या उसका जो है बुराई करते हैं, तो आपको क्या होगा, कितने प्रकार का दंड हो गया, सजा मिलेगा आपको। हाँ। जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपने पिता की देहांत के बाद यानी अकबर की मृत्यु के पश्चात वो गद्दी पर बैठे थे। हाँ। और जहांगीर का पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में एक विद्रोह किया था। और जहांगीर के शासनकाल में ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हाँ, जहांगीर के काल में जो है चित्रकला का काफी जो है विकास हुआ था, विकसित हुआ, और वहीं से लगभग था इसमें मतलब खुल के कार्य करना, लोग खुल के उसको उस पे बल देने के लिए यानी उस पे कार्य करने के लिए तत्पर थे, यानी प्रचलित था हो गया। अब आ जाइए यहाँ 2020 का राजीव खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार विनेश फोगाट को दिया गया होगा। हाँ, विनेश फोगाट को दिया गया है। विनेश फोगाट ऑलरेडी एक कुश्ती का खिलाड़ी है। अभी हाल ही में लाया है, विनेश फोगाट फिर लाया था। अच्छा, एक मृत ज्वालामुखी जो है कहाँ है? माउंट पोप कहाँ पड़ता है? माउंट पोपो में है। पोप? हाँ, माउंट पोप में। कहाँ पड़ता है माउंट पोप? ये तो लगता है कि अर्जेंटीना में शायद होगा या दक्षिण अमेरिका में। माउंट पोप है जो कि माउंट पोप फ्यूजियामा, माउंट एटेन, एस्ट्रोमोली, ये सब होगी जागृत ज्वालामुखी है। जागृत का मतलब होता है क्या? माउंट पोपो जो है ना म्यांमार में है। सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, ज्वालामुखी कई प्रकार के होता है। एक होता है जागृत होता है, एक सुप्त होता है, एक सुसुप्त होता है, सक्रिय होता है। हाँ, तो वही सब किसी का मतलब हुआ। तो जैसे जो जागृत है मतलब कि, तो इसका मतलब है कि सक्रिय है, ये जो है कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है। अच्छा। एक होता है सुसुप्त, यानी कि कुछ समय के लिए छूटा हुआ है, उसका कुछ समय के लिए जो है नहीं फूट रहा है, नहीं विस्फोट हो रहा है। एक होता है कि हमेशा के लिए जो है बंद हो जाना, तो वो मृत जो है ना मृत्यु होता है, ज्वालामुखी हो जाता है। माउंट पोप जो है कौन सा कहाँ है? तो म्यांमार में है। पूछेगा माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो जापान में स्थित है। हाँ। और माउंट एटन ज्वालामुखी इटली में है। स्ट्रोमली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पे है, यानी सिसिली द्वीप पे स्ट्रोमली है। हाँ, स्ट्रोमली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह इटली जो है ना भूमध्य सागर के पास में स्थित है। यहाँ भूमध्य सागर के बाद में जो है इटली आता है। तो आप जैसे कौन सा था? स्ट्रोमली था। तो इसका प्रकाश भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि जब ये विस्फोट करता है तो काफी सारे समुद्र में जो है ना उजाला उत्पन्न करता है, इसीलिए भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है, और जो इक्वाडोर के दक्षिण भाग में स्थित। हाँ, इक्वाडोर कहाँ पे है? तो इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर। भारत का जो बायरन ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी एवं जागृति यानी कार्य किया गया, फुटते रहता है, जो अंडमान द्वीप पर और मध्य अंडमान के बीच में। अंडमान निकोबार मध्य अंडमान के पूर्व में है, यानी कौन? बायरन द्वीप जो भारत में है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी है। हाँ, यानी कभी फूटता है, कभी नहीं फूटता है। नहीं, मृत मतलब कि हमेशा के लिए बंद हो गया, अभी नहीं फूटेगा। पहले कभी फूटता था। सक्रिय तो रहा है ना कि प्रसुप्त और मृत दोनों है, या प्रसिद्ध या कह रहा है, प्रसिद्ध या मतलब फूट भी सकता है, नहीं फूट सकता है ना, उसका कोई निश्चित नहीं है। अच्छा, ये अंडमान द्वीप के उत्तरी और पूर्वी अंडमान में स्थित है इसका। आगे कहाँ गया? आगे क्वेश्चन हो गया। अच्छा, कोरोना काल जो आया था, कोविड-19 जो आया था, कब आया था? 2019 में। हाँ, भारत में आया था। भारत की बात किया जा रहा है, तो भारत के कौन सा राज्य में कोरोना आया था पहले? केरल में सबसे पहले केरल आया था। लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था? पहला व्यक्ति हुआ था। पहला व्यक्ति तो दिल्ली के एम्स वाला था। पहला जो वाली कहने का मतलब कि आया था केरला में पहला दिखाई दिया। अच्छा। लेकिन कह रहा मृत्यु कहाँ हुआ था? मुंबई में ही हुआ था, कर्नाटक में।
हाँ कर्नाटक में हुआ। देख लेते हैं इसका कहाँ गया। हाँ ये केस पहला जो आया था, पहला केस आया था केरला में आया था, और मृत्यु कहाँ हुआ था, पहली मृत्यु जो कर्नाटक में हुआ था। हम भी कंफ्यूज थे पक्का। अच्छा बताइएगा कि 20 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है किसको मिला है, तो FWP को मिला, यानी विश्व खाद्य प्रोग्राम को मिला है। विश्व खाद्य प्रोग्राम जो ये क्या है एक प्रकार का एक संस्था है जो शांति के लिए यानी फूड से संबंधित है, उसको मिला है। कोविड-19 के दौरान जो भूखे से लड़ रहे हैं और संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में जो स्थिति बेहतर बनाने के लिए ये योगदान दिया था, उसी के लिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। जब लोग भूखे मर रहे थे उस समय, कहीं आना जाना पैसा कमाना ये सब तो सब बंद था, सारा तो बिजनेस बंद था, इसीलिए उस समय भूखे को खाना खिलाने के लिए, और इसीलिए इसको शांति का पुरस्कार मिला है, सम्मान दिया गया। और विश्व खाद्य कार्यक्रम दिवस की स्थापना, विश्व खाद्य कार्यक्रम स्थापना कब हुआ था, 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, इटली में, इटली के रोम में है। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मुट्रेवा। ये क्या है, मारिया रेसा और दिमित्री मुट्रेवा क्या है, अर्थशास्त्र का से संबंधित है। अच्छा। अर्थशास्त्र में एक पुस्तक लिखा है मारिया और दिमित्री। ये हो गया आपको। अच्छा डाइक्लोरोवॉक्स और साइपरमेथ्रिन कार्बन डाइजीन किस प्रकार का दवा है। तो ये सब तीनों जो मिला के है जो ऑलरेडी एक कीटनाशक दवा है। देखिए ये क्या है, कीटनाशक दवा है जो कि डाइक्लोरोवॉक्स एक व्यापारिक नाम इसका जो कहते हैं नुवॉन 76 E80 जो कि बेपला 76 EC इसका एक तरह का नाम है इसी। और प्रोपेनफॉस साइपरमेथ्रिन 44 EC एक प्रकार का व्यापारिक नाम है। इस तरह से दवा बनता है जो फार्मेसी में, हाँ एक प्रकार का फार्मूला हो गया। हाँ फार्मूला के द्वारा बनता है। और ज्वारनाशक दवा जो कि बुखार के लिए एसिटामिनोफोन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब एक प्रकार का कीटनाशक दवा है। आगे हाँ कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना सबसे पहले कौन सा मिशन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सा घटित हुआ था, ये क्रिप्स मिशन हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन सविनय अवज्ञा तो 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। तो क्रिप्स मिशन उससे पहले ही हुआ था, हाँ। बाद में हुआ था। उससे पहले आया था। कह घटित कब हुआ था, यानी उससे पहले घट गया था ये घटना, आया वो वही टाइम। देखिए कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले घटित हुआ था। अच्छा। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आया था 12 मार्च को आया था, जो कि दांडी यात्रा के साथ हुआ था। अच्छा। और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था दांडी मार्च। 24 दिन की गांधी जी के द्वारा 78 आयु को लेकर चला था। 385 किलोमीटर की यात्रा किया था। और वही 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग किया था कौन, नेहरू जी। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1900 गांधी इरविन कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को 1931 को हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था 1929 में। और पूछेगा क्रिप्स मिशन, देखिए गलती क्वेश्चन दे रहा है। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आ रहा था। तो और ये बोल रहा है 1930 में आ रहा था। कह रहा है घटना पहले, क्या कर रहा है क्वेश्चन इसका पहले, डी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हम मारे थे दांडी तो गलती कर दिया। अच्छा हम भी वही कर रहे थे, लेकिन हम फिर उसको छोड़ दिए। 1942 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी समझौता 1930 में वही में हुआ था। जो 5 मार्च नमक कानून तोड़ने 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता।
दांडी से हुआ था, दांडी से असफल हुआ था तब। हाँ उसी के बाद तो आया था ये, सभी नए विज्ञान 1930 में आया था ये। तब पूर्ण स्वराज आया था 1929 को, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और गांधी जी भी समझौता